नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को देश में भूस्खलन से सबसे ज्यादा खतरा है। भूस्खलन जोखिम के मामले में देश के 10 सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में टिहरी दूसरे स्थान पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र NRSC की हाल ही में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में भूस्खलन जोखिम विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल हैं। इनमें चमोली जिला भूस्खलन जोखिम के मामले में देश में 19वें स्थान पर है। आपको बता दें कि चमोली जिले का जोशीमठ शहर इन दिनों भूस्खलन के खतरे की चपेट में है। वैज्ञानिक इसकी तकनीकी जांच कर खतरे को भांप रहे हैं। बहरहाल उपग्रह के लिए गए चित्रों की रिपोर्ट बता रही है कि उत्तरकाशी देश में 21वें स्थान पर है। पौड़ी गढ़वाल की 23वीं और देहरादून जिले की 19वीं रैंकिंग है। तो इसरो की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा है। भूस्खलन की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के कई जिले भूस्खलन की चपेट में हैं और रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले की अगर बात की जाए तो रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले को भूस्खलन से सबसे ज्यादा खतरा है। सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल हैं। इनमें चमोली जिला भूस्खलन जोखिम के मामले में 19वें स्थान पर है। तो काफी डराने वाली ये रिपोर्ट है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को देश में भूस्खलन से सबसे अधिक खतरा है। भूस्खलन जोखिम के मामले में देश के 10 सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में टिहरी की अगर बात की जाए तो टिहरी दूसरे स्थान पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र NRCC की हाल ही में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है। तो काफी चौंकाने वाली ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट में भूस्खलन जोखिम विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल हैं। इनमें चमोली जिला भूस्खलन जोखिम के मामले में देश में 19वें स्थान पर है। आपको बता दें कि चमोली जिले का जोशीमठ शहर इन दिनों भूस्खलन के खतरे की चपेट में है और लोगों को वहां से पलायन भी करना पड़ा था, क्योंकि अगर जोशीमठ की बात की जाए तो जोशीमठ में एक एक करके कई मकानों में दरारें आनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद तमाम लोगों जिनके घर में दरारें आनी शुरू हुई थी उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। लेकिन खतरा अब सिर्फ जोशीमठ में नहीं है, बल्कि अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कई और जिले ऐसे हैं जहां पर भूस्खलन का खतरा है। और एक काफी हैरान करने वाली ये रिपोर्ट कि खतरा कम नहीं है बल्कि खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक इसकी तकनीकी जांच कर खतरे को भांप रहे हैं। चित्रों की रिपोर्ट बता रही है कि उत्तरकाशी देश में 21वें स्थान पर है। पौड़ी गढ़वाल की 23वीं और देहरादून जिले की 19वीं रैंकिंग आई है। इसरो की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है जिसमें रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले को भूस्खलन से सबसे ज्यादा खतरा है। तो कुछ समय पहले ही आपने जोशीमठ की तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा था, कैसे उनको पलायन करना पड़ा था। रोते बिलखते लोग जोशीमठ को छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि कई मकानों में दरारें आनी शुरू हो गई थी। और अगर अब भूस्खलन की बात की जाए तो भूस्खलन प्रभावित 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल हैं। और जो सबसे ज्यादा खतरा उत्तराखंड में अगर किसी जिले के ऊपर मंडरा रहा है तो वो है रुद्रप्रयाग और इसके साथ ही टिहरी। टिहरी जिले में सबसे ज्यादा खतरा भूस्खलन का बताया जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के पहाड़ सबसे नए पहाड़ों में से एक हैं और खतरा भी लगातार यहां पर मंडराता रहा है।
क्योंकि लगातार बात की जा रही है कि उत्तराखंड को तमाम जो सुविधाएं हैं उनसे लैस किया जाए, लेकिन इन सुविधाओं की वजह से कहीं ना कहीं खतरे की जद में भी उत्तराखंड आया है। उत्तराखंड में भूस्खलन का सबसे ज्यादा खतरा और टिहरी जिले को भूस्खलन में सबसे ज्यादा खतरा है। काफी चौंकाने वाली ये रिपोर्ट और इसके साथ ही एहतियात भी अब बरतनी होगी। जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, इसरो की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है जिसमें उत्तराखंड के 13 जिलों पर भूस्खलन का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। इसरो की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है जिसमें रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले को भूस्खलन से सबसे ज्यादा खतरा है। सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल हैं। इनमें चमोली जिला भूस्खलन जोखिम के मामले में देश में 19वें स्थान पर है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को देश में भूस्खलन से सबसे ज्यादा खतरा है। भूस्खलन जोखिम के मामले में देश के 10 सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में टिहरी की अगर बात की जाए तो टिहरी दूसरे स्थान पर है। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सुशील कुमार रोहिला भूवैज्ञानिक जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह की जो रिपोर्ट है इसरो की तरफ से जो जारी की गई है, इस रिपोर्ट को देखकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि उत्तराखंड की सिर्फ एक जिले की ही नहीं बल्कि 13 जिलों में इसी तरीके का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। नमस्कार सर, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, नमस्कार, मैं आवाज मिल रही है जी। सर, इसरो की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो खुलासा हुआ है उसमें उत्तराखंड के 13 जिले ऐसे हैं जिसमें भूस्खलन का जो जोखिम है वो काफी ज्यादा है। तो इसका क्या कुछ कारण आप मानते हैं? देखिए, इसरो ही नहीं, वाडिया इंस्टीट्यूट से भी इन्वेंटरी आई थी लैंडस्लाइड्स की। जो लैंडस्लाइड्स होते हैं हिमालय में, तो उसका बेसिकली तो मेन तो यही रहता है कि यहाँ पर जो बहुत ही स्टीप स्लोप की पहाड़ियां हैं और उनमें काफी पहाड़ियां जो ऐसी हैं जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब कच्चे, मतलब सॉइल से है बनी हुई। और हम लोग जो अपना जो मानव जो हम लोग रोड वाइडनिंग वगैरह जो करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि यदि हम प्रॉपर उसे रिटेन ना करें उस रोड वाइडनिंग को, तो वो फिर लैंडस्लाइड में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि ऊपर से जैसे ही कोई बारिश होगी या जैसे ही कोई सी भी स्ट्रेंथ उसकी लूज होगी, कम होगी, तो वो फिर स्लाइड कर जाती है मास। जी सर, आपसे समझना चाहेंगे इस रिपोर्ट से क्या संकेत मिलता है, क्योंकि केरल के कई जिले भी इस सूची में शामिल हैं, यानी हिमालय ही नहीं देश के अन्य पहाड़ भी इस समय पीड़ा से गुजर रहे हैं। नहीं, उसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम लोग जो अनस्टेबल कर रहे हैं उसमें जो रिटेनिंग वॉल या सपोर्ट सिस्टम जो होता है, जितना भी अनस्टेबल पार्ट करते हैं उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करें। जैसे टिहरी डैम बना, उसमें भी बहुत सारी जो कटिंग हुई उसे आप देखिए किस तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ। ऐसे पूरे हिमालय में जहां जहां भी वाइडनिंग हो रहा है, जहां डबल ऑल वेदर रोड बन रही है, उसे प्रॉपर प्रोटेक्ट करें। तो अदरवाइज तो और जो एक जो स्कीम है जो केरल या दूसरी साइड में लोग चलाते हैं कि जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रीज को वहां पर ग्रो करते हैं, तो वो भी इस तरह के मेथड भी यूज करने पड़ेंगे। ग्रीन बनाना पड़ेगा उत्तराखंड को भी, ताकि ये लैंडस्लाइड का ये खतरा जो है ये कम हो और हटे। सर, ये भी बताइए कि भूस्खलन की भूगर्भीय स्थिति क्या है? क्या सभी पहाड़ में हो रही हलचल का कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं, देखिए इसमें तो उसका जैसे ये यंग माउंटेन है पूरे उत्तराखंड के,
तो इसमें यंग माउंटेन में ये रहता है कि इतना स्ट्रोंग नहीं होती, जो रॉक्स होती हैं उसमें सॉइल है ज्यादातर, तो उसमें इस तरह से इसलिए ये यहाँ पर, और अभी जो नए निर्माण हो रहे हैं जो लोग अनस्टेबल कर देते हैं, या फिर जो ऑलरेडी ऐसी स्टीप स्लोप है जो हायर हिमालय में, तो उनमें ये खतरा तो रहता ही है। तो उसे हमें कैसे, क्योंकि ये अभी देखा होगा आपने जो कलियासोड़ या दूसरी जो लैंडस्लाइड्स हैं वो काफी सालों से चल रही हैं, तो अभी उसमें टनलिंग या दूसरे मेथड यूज कर उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कैसे प्रोटेक्ट करें उससे, तो वही मेथड्स को अप्लाई करना पड़ेगा उत्तराखंड में भी। जी सर, आप बने रहिए हमारे साथ जेपी नैथानी पर्यावरणविद भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इसरो के NRAC की ओर से भूस्खलन का मानचित्र जारी किया है। इसमें उत्तराखंड के सभी जिले और हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई जिले संवेदनशील बताए गए हैं। त्यागी जी, धन्यवाद, मुझे अपनी बात रखने के लिए आपने समय दिया जी। जियो टेक्टोनिकली हम तो संवेदनशील हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं में हैं, और उत्तराखंड के जो 13 जनपद है, जिसमें आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कि देहरादून भी है और टिहरी तो होना ही है। रुद्रप्रयाग सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र बताया गया है, जैसे कि आपकी रिपोर्ट कह रही है जी। टिहरी सर दूसरे नंबर पर है। हाँ, रुद्रप्रयाग पहले नंबर पे बताया है जी। और चमोली की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम देखें कि पिछले कई दिनों से उत्तरकाशी से हल्के हल्के भूकंप के झटके के आने के समाचार हैं। इवन होली के दिन भी लोगों को ये लगा कि भूकंप के हल्के झटके आ रहे हैं। तो भूस्खलन की जो प्रक्रिया है, वो भूस्खलन की प्रक्रिया जियो टेक्टोनिकली भी रिलेटेड है, और दूसरा क्लाइमेट से भी रिलेटेड है, और तीसरा फैक्टर है हिमालयी क्षेत्रों में सुविधाओं के नाम पर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं, माइक्रो हाइडल है, बड़े जल विद्युत परियोजनाएं हैं, टनल है, रेलवे लाइन है, ऑल वेदर रोड है, रोड की वाइडनिंग है, इन पे तो हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY की जो छोटी छोटी सड़कें बन रही हैं, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की, इन सड़कों में PMGSY का काम उत्तराखंड में सबसे घटिया स्तर का हो रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे या ऑल वेदर रोड का मलबा तो सारी दुनिया देख रही है जी। लेकिन जितने भी रिमोट एरियाज में जो सड़कें बन रही है, उनका कोई भी मलबा डंपिंग जोन में नहीं जाता है, वो सीधे सीधे वन पंचायत लैंड में, केसर हिंद भूमि में, रिजर्व फॉरेस्ट में, गांव के गाड़ गधेरों में फेंका जा रहा है, और उससे बड़े पैमाने पर वनस्पति का नुकसान हो रहा है। बड़े बड़े वन क्षेत्र जो है उससे प्रभावित हो रहे बुरी तरह से। रोड काटने से उतने पेड़ों की क्षति नहीं होती जितना मलबा फेंकने से होती है। तो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, जो PWD बनाती है या RES बनाती है, इन योजनाओं की गुणवत्ता, इन योजनाओं में कूड़ा कर वो मलबे का निस्तारण बहुत घटिया स्तर से होता है, क्योंकि ठेकेदार कमीशन खोरी के चलते फटाफट इंजीनियरों को और अफसरों को घूस देके वो फटाफट रोड बनाते हैं और मलबे को ढाल पे। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही आपने यहाँ पर की है। डॉक्टर सुशील कुमार जी, भूस्खलन तो प्राकृतिक क्रम है, लेकिन इसमें मानवीय हस्तक्षेप का असर कितना महत्वपूर्ण है? यही मैंने बताया, अभी नेतानी जी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि हम प्रॉपर जो उसका जो मलबा होगा उसे प्रॉपर नहीं करेंगे तो वही स्लाइड का कारण बन जाएगा, वो भी स्लाइड करेगा जी। और उन्होंने जो बताया, जो वास्तव में क्लाइमेट इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, और यहाँ पर अभी इस समय मल्टी क्लाउड बस्टिंग हो रही है पूरी उत्तराखंड में। जब बारिश होती है तो मल्टी क्लाउड बस्टिंग भी शुरू हो गई, जो पहले ज्यादा नहीं होती थी, पर अब बड़ी बड़ी झील बन गई, तो उनका जो वेपराइजेशन होता है वाटर का, वो बहुत मास लेवल पर, जो पहले छोटी सी रिवर से जाता था अब वो मास लेवल पर ऊपर जाता है, और क्लाउड उसे सस्टेन नहीं कर पाते और मल्टी क्लाउड बस्टिंग होती है। सर, मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगी, जो ये रिपोर्ट आई है उत्तराखंड को जी जी एक्चुअली में जो भी हम नया निर्माण कर रहे हैं उसमें वो सब अच्छी बात है,
मैं उसे मना नहीं करता हूँ, वो भी जारी रहना चाहिए, पर उसे प्रोटेक्शन भी हमें जो हम मानवीय ढंग से उसे अनस्टेबल बना रहे हैं तो उसे प्रोटेक्शन भी उसी ढंग से करना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने कहा। जेपी नैथानी जी, इस रिपोर्ट से भविष्य को लेकर क्या कुछ संकेत मिलता है? क्या जी मैडम, हम तो ये सोचते हैं कि विकास कार्य होने चाहिए। हम विकास के कहीं भी विरोधी नहीं है, लेकिन जब विकास कार्य में रोड का एस्टीमेट बनता है उसमें मलबा निस्तारण और प्रबंधन के लिए पैसा होता है स्पष्ट रूप से, कागजों में उसका पेमेंट होता है, लेकिन अगर आप धरातल पे देखने जाए तो मलबा सारे हमारे पहाड़ के ढालों पे फेंक दिया गया है जी। ये बहुत ही खतरनाक है। इससे पूरे जंगल की रीजनरेशन प्रोसेस रुक जाती है। दूसरा, हिमालय नवोदित हिमालय है और यहाँ ज्यादातर रॉक्स और यह सॉइल हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, यानी जब भी नमी और बारिश मिलती है तो पर्याप्त मात्रा में नमी और बारिश को सोख लेते हैं। दिन में जैसे ही तेज धूप पड़ती है तो ये पानी को रिलीज करते हैं, तो एक बार सोखना और फूल जाना, फिर पानी को रिलीज करना और निचुड़ जाना। इस फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया में लैंडस्लाइड डेवलप होते हैं। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग या इसरो की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का अनुपालन, क्योंकि ये केंद्रीय संस्थान है, इनकी रिपोर्टों का अनुपालन क्या राज्य सरकार करेंगी, इस बात की गारंटी कौन लेगा? हमारे उत्तराखंड में उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जिसको यूसैक कहते हैं। यूसैक के द्वारा सुझाई गई जो सजेशंस है, क्या राज्य सरकार, PWD, RES या अन्य जो निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी वो उनके सुझावों को मानते हैं? ये हमने देखा है बहुत कम फॉलो अप होता है, जिसका खामियाजा गरीब आदमियों को भुगतना। बिल्कुल सही आपने कहा कि खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है उसके बाद सभी को चौकस रहना, एहतियात बरतना बेहद जरूरी होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। देहरादून के राजपुर स्थित राज प्लाजा में आज सुबह तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि ये एक निजी कंपनी की दुकान थी जो फूड सप्लाई का काम करती थी। हालांकि आग लगने के मुख्य कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसका एक मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट भी माना जा रहा है। दुकान में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसने आसपास की दुकानों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। उधर पौड़ी में बीते देर रात बस अड्डे के पास नगर पालिका कॉम्प्लेक्स की 2 दुकानों में अचानक आग लग गई। राहगीरों ने दुकान में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिस पर मौके पर पहुंची फायर सर्विस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दोनों दुकानों में आग किन कारणों से लगी इसका पता अब तक फायर सर्विस टीम नहीं लगा पाई है। वहीं आग की घटना से दुकानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। फायर सर्विस अधिकारी केशव दत्त ने घटना की जानकारी दी। चार धाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां अब अंतिम चरण पर हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा अप्रैल में शुरू हो जाएगी और यात्रा में आम यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर भी प्रदेश सरकार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। वहीं पिछली बार चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। परेशानी तो हुई थी क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री यात्रा में पहुंचे थे। वहीं सरकार की तैयारियां उस स्तर की नहीं थी। वहीं इस दौरान जो एक परेशानी सामने आई थी वह खच्चरों से जुड़ी हुई भी थी। खास तौर पर केदारनाथ में देखा गया था कि खच्चरों से एक दिन में बहुत ज्यादा काम करवाया जा रहा था। इसकी वजह से कई सारे खच्चरों की जान भी चली गई थी और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। वहीं इस बार इस तरह की कोई स्थिति पैदा ना हो, इसको लेकर भी सरकार पहले से ही तैयार हो गई है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि हम इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन तैयारियां किस तरह की देखने को मिल रही हैं, ये हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त हमें बताएंगे। योगेश, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है, चार धाम यात्रा शुरू होने को है।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि चारधाम यात्रा के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि मार्च चल रहा है और मार्च के बाद अप्रैल में यात्रा शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले बार अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचे थे और बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे थे। सबसे ज्यादा यात्रियों की अगर बात करें तो केदारनाथ और बद्रीनाथ में ये यात्री पहुंचे थे और इस दौरान कई सारी दिक्कतों का सामना उन यात्रियों को करना पड़ा था जो यहाँ पर पहुंचे थे। सरकार ने लिमिटेशन भी की थी कि ज्यादा लोगों को नहीं भेजा जाएगा। सरकार ने यह कोशिश की थी कि लोगों को ज्यादा ना भेजा जाए कि ताकि दिक्कतों का जो सामना है श्रद्धालुओं को वो ना करना पड़े, लेकिन इसके बावजूद कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। फिर चाहे ठहरने को लेकर हो या फिर वो लोग जहां पर रुक रहे हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्था रहे, इन सब चीजों को लेकर काफी दिक्कतों का सामना आम श्रद्धालु को करना पड़ा था। लेकिन इस बार सरकार इस सब चीजों को लेकर पहले से ही अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहती है। खुद लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर पर्यटन मंत्री या फिर धर्मस्व मंत्री की बात करें, सतपाल महाराज, वो लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, मुख्य सचिव अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और सबको ये जानते हैं कि किसी भी तरह से कोई कमी ना रह जाए। स्वास्थ्य मंत्री जो है अपने स्तर पर इस सबको जायजा ले रहे हैं। लगातार यात्रियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि पिछली बार ये भी देखने के लिए मिला था रेसू की कई सारे यात्री ऐसे थे जिन्हें हार्ट अटैक आ गया था, इसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। अन्य कई सारे कारण भी हुए थे जिससे कि कई श्रद्धालुओं बिल्कुल योगेश, आपने कहा कि सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस दौरान और जी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है उत्तराखंड सरकार। लेकिन पिछली बार आपको याद ही होगा, हमने देखा था वीडियो के माध्यम से भी, लोगों ने बहुत सारी वीडियो भी बनाई थी कि खच्चरों के ऊपर कितना दबाव था, खच्चरों से कितना काम लिया जा रहा था और कितने सारे खच्चरों की जान भी चली गई थी। तो ऐसे में पशुओं के लिए भी क्या कुछ योजना बनाई गई है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम बात करें पिछले बार की यात्रा की तो उस दौरान जो है खच्चरों से आमतौर पर खच्चर एक दिन में एक रूट को पूरा कर सकता है, या तो वो वापस जाकर वापस आ सकता है, या तो फिर ये रहे कि अगर ज्यादा देर हो गया तो वो सिर्फ जो है वो यात्रा पूरी एक साइड की ही कर सकता है। लेकिन पिछली बार जो देखने के लिए मिला कि बहुत ज्यादा उनसे काम कराया जाया था, 3-3, 4-4 बार जो है उनसे एक ही रूट में ले जाया जा रहा था, जिस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था खच्चरों को और कई खच्चरों की मौत भी हो गई थी। ये मामला बहुत ज्यादा जो पर्यावरण माफ कीजिएगा जो पशु प्रेमी है उन्होंने ये बहुत ज्यादा ये मुद्दा उठाया था, सरकार के सामने चैलेंज खड़ा हो गया था और इसको लेकर इस बार सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। पशुपालन मंत्री की बात करें, मुख्य सचिव की बात करें या फिर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, सभी अपने स्तर पर जो है वो तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कम उन बेजुबानों को जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े जो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनसे काम बहुत ज्यादा कराया जाता है इस दौरान। और क्योंकि यात्री इतने ज्यादा उमड़ गए थे पिछले साल अगर बात करें तो उन सबको सही तरह से पहुंचाना था। खच्चरों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा था। मतलब कुल मिलाकर अगर उत्तराखंड के सीएम की यहाँ पर बात की जाए योगेश, तो वो इस बार यात्रा में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं और इसके लिए तमाम अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए योगेश। और इसी के साथ देवभूमि की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।